अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइनेंस पर। बेसिकली हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस जो है वो फाइनेंस के बगैर नहीं होता। जनरली हम फाइनेंस की टर्म सुने तो हम ये जानते हैं कि बात हो रही है पैसे की, मनी की। क्योंकि बिजनेस जो है वो पैसे के बगैर, कैपिटल के बगैर, इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता। अब जनरली अगर हम बात करें बिज़नेस की, सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे बिज़नेस क्या है? तो बिज़नेस बेसिकली है एनी लीगल एक्टिविटी, एनी लीगल एंड रेगुलर एक्टिविटी डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ऐसी लीगल और रेगुलर एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाए। तो ये बात भी सभी जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। फिर ये बात भी आम रूटीन में हर शख्स जानता है कि जितना पैसा आप लगाएँगे, उस हिसाब से आप अर्न करेंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएँ, आपकी अर्निंग बढ़ती चली जाएगी। जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएँगे, उतनी आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है एक तो अर्निंग की और एक इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले देखते हैं अर्निंग क्या है? अर्निंग वो मुनाफ़ा है जो आप बिज़नेस से हासिल करते हैं। वो किसके थ्रू कमाया जा रहा है? वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न किया जा रहा है। तो दूसरी बात हमारी आ गई इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कारोबार में किसी भी चीज़ का की शमूलियत है। इन्वेस्टमेंट को जनरली हम देखें तो बेसिकली हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बात ज़हन में जो पहली चीज़ आती है वो यही आती है कि हम कारोबार में जो पैसा लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर हम कारोबार में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस कारोबार में इन्वेस्टमेंट कई तरह से हो जाती है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली पैसे की भी है, इन्वेस्टमेंट टाइम की है, इन्वेस्टमेंट स्किल्स की है। अब देखिए आप जितनी स्किल्स इन्वॉल्व करेंगे, आप उतना अर्न करेंगे। आप जितना टाइम देंगे, आप उतना अर्न करेंगे। आप जितना पैसा लगाएँगे, आप उतना अर्न करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट कहलाती हैं। अब दूसरी बात ये है कि फिर फाइनेंस क्या है? अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, तो फिर फाइनेंस कहाँ पे आ गया? तो अगर हम जनरल टर्म में जाएँ, जनरली बात करें कि एक सिंपल सी डेफिनिशन लें फाइनेंस की आसान तारीख, तो वो इतनी सी बात है कि हाउ टू मैनेज योर मनी। आप पैसा कैसे कमाते हैं? ये फाइनेंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है व्हाई स्टडी फाइनेंस, कि हम फाइनेंस क्यों स्टडी करते हैं। तो जनरली आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों को पढ़ने से पहले अगर मैंने ये बात की कि हाउ टू मैनेज योर मनी, तो सीधी-सी बात है कि जब तक आपको अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट, पैसे को कहाँ कितना लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कहाँ लगाना है, ये चीज़ें ही नहीं आती, तो आप पैसे से अर्निंग नहीं कर सकते। अब कुछ लोग इस चीज़ में इतनी महारत रखते हैं कि वो थोड़े पैसे से बहुत कमाते हैं। कुछ लोगों की महारत इतनी होती है कि वो बहुत पैसे से थोड़ा-सा अर्न कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट, पैसे की मैनेजमेंट को नहीं जानते। जो कमाते हैं वो पैसे की मैनेजमेंट को जानते हैं। फाइनेंस हमें यही चीज़ सिखाती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम व्हाय स्टडी फाइनेंस में देखें, तो 3 बेसिक पॉइंट्स आ रहे हैं। मार्केटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। मार्केटिंग में क्या है कि मार्केटिंग में जो बजट्स बनते हैं, कि जो मार्केटिंग को पैसा दिया जाता है, बजट्स बनाए जाते हैं, कितना खर्चा करना है, किस चीज़ पर कितना पैसा मार्केटिंग पे लगाना है, रिसर्च पे लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन पे लगाना है, एडवर्टाइज़मेंट पे लगाना है, प्राइस क्या सेट करनी है, ये सारी चीज़ें फाइनेंस है। ये फाइनेंस के थ्रू मिलेगी। अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल डिसीजंस, पैसे के लेन-देन के जो डिसीजंस आने हैं, वो अल्टीमेटली फाइनेंस है। मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल सी बात है, सिंपल टर्म में फाइनेंशियल प्लानिंग, कि पैसे की प्लानिंग, फाइनेंस की प्लानिंग।
अब हम जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी करने लगे हैं उसकी बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस क्या है। In order to start any business, the following issues become vital. What long-term investment should be taken on? From where to get long-term financing to pay from for investment? कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहाँ करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, तो कितना अर्न करेंगे। अब लॉन्ग टर्म से मुराद है कि ऐसी फाइनेंसिंग, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा हो। अगर ड्यूरेशन 1 साल से कम है तो वो शॉर्ट टर्म है। फिर बिजनेस फाइनेंस में ये दिखाता है कि हमें डेली बेसिस पर अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है। अब ये तो नहीं है आपके वॉलेट में चंद रुपए हैं, कुछ पैसे हैं, आपने उसे 1 दिन गुजारना है, 2 दिन गुजारने हैं, 3 दिन गुजारने हैं, तो आप उन 3 दिनों को प्लान करते हैं कि मैंने कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं खर्च करने हैं, कहाँ से बचाने हैं, ताकि मैं अपने 3 दिनों को गुजार सकूँ। ये एवरीडे फाइनेंशियल प्लानिंग है। अल्टीमेटली बिजनेस फाइनेंस से हम सीखते हैं। फिर टर्म है जी फाइनेंशियल मैनेजर। वो शख्स जो फाइनेंस मैनेज करना जानता है उसे फाइनेंशियल मैनेजर कहा जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की चार्ट है हमारे सामने, जिसमें सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ जिसे कहा जाता है, फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, फिर उसके नीचे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसके नीचे एक ट्रेजरर है जो कैश और क्रेडिट को मैनेज कर रहा है, और फिर कंट्रोलर है जो कॉस्ट और टैक्स को डील कर रहा होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो फाइनेंस के तमाम एक्टिविटीज को लुक आफ्टर कर रहा होता है। ये पूरा एक चार्ट आपके सामने है। खैर इसकी डेप्थ में फिलहाल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की ही बात करेंगे जस्ट, इसका काम फाइनेंस को मैनेज करना। अब वो किस वे में मैनेज करना है वो चीजें हम सीखेंगे हम इंशाल्लाह। हम सबसे पहली बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस और बिजनेस मैनेजर जो है वो क्या करता है। वो कैपिटल बजटिंग करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करता है। ये 3 ब्रॉडर टर्म्स है। अगर हम इनकी डेप्थ में जाएं तो ये तीनों एक पूरे सब्जेक्ट हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक पूरा सब्जेक्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, कैपिटल बजटिंग एक सब्जेक्ट है। लेकिन हम सिंपल इनके देखते हैं कि ये चीजें क्या हैं। कैपिटल बजटिंग बेसिकली कहलाती है कि पूरा प्रोजेक्ट आप स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं। प्रोजेक्ट से क्या मुराद है कि आप पूरा एक बिजनेस सेटअप ऑर्गेनाइज करते हैं। अब बिजनेस सेटअप में कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ-कहाँ लगाने हैं, वहाँ से हमें कितनी अर्निंग आएगी, कितना पैसा हम कमाएँगे, कब अर्निंग स्टार्ट होगी, कितने अरसा वो हमारा बिज़नेस चल सकेगा, ये सारी चीज़ें प्रीली प्लान की जाती हैं। उसको कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। प्रॉपर उसकी बजटिंग, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है, ठीक है, अर्निंग कितनी आएगी, किस हद तक आएगी, क्या वो प्रोजेक्ट, क्या वो बिज़नेस सेटअप हमें फ़ायदा देगा कि नहीं देगा। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर कि हमें इक्विटी इन्वेस्ट करनी है, यानी कि मालिक ने पैसा लगाना है या कर्ज लेना है, कितना मालिक का पैसा होगा, कितना कर्ज लेंगे, मालिकान कितने होंगे, किस ने कितना पैसा लगाना है, कहाँ-कहाँ से पैसा आएगा, ये सारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है कि डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ जो हैं, कि डेली बेस पर आपके जो करंट एसेट्स हैं, आपके वो कितने हैं, आपकी करंट लायबिलिटीज़ जो हैं, उनको मीट करने के लिए कितना करंट एसेट्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे बात आ गई ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ की। इन पे बात करते हैं कि नीचे लिखे हुए हैं कि किसी भी कारोबार के अंदर 2 पहलू होते हैं। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट में पढ़ा हुआ है। बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटीज़ और इक्विटी साइड होती है। एसेट्स में हमारे पास 2 तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है। जबकि फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होता है। करंट एसेट्स जनरली हम अगर कहें तो कैश, बैंक, हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स जिनको हम डेटर्स भी कहते हैं, फिर हमारे क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक हमारे पास होता है जिसे इन्वेंटरी भी हम कहते हैं, फिर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिन्होंने इनको हमने एडवांस में पे ऑफ किया हुआ है, ये सारे हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स एसेट में वो तमाम एसेट्स आ जाते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा होता है। जहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि फिक्स एसेट आगे 2 तरह के हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल।
टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल, ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें फिजिकली हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। अब अगर आपकी गुडविल है अपनी, अगर कारोबार की गुडविल है, ट्रेडमार्क है, नाम है, साख है, हैसियत है, इन चीजों की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये अपनी वैल्यू रखते हैं, इनको इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। दूसरा आप लिख लें, करंट लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, या शेयर होल्डर्स इक्विटी है। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर बैलेंस शीट कहलाता है। ये बिजनेस पूरा इसी पे बेस करता है। इसको वैल्यू ऑफ द बिजनेस कहा जाता है। किसी बिजनेस की वैल्यू क्या है, इन्हीं की बेस पर कैपिटल बजटिंग की जाती है। कैपिटल बजटिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो फिक्स एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे से आपका लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर इक्विटी इन्वॉल्व होती है। लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर इक्विटी को कंबाइन हम कैपिटल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी फर्म एंगेज इन। फर्म किस किस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एंगेज है, यानी कंपनी के पास कौन कौन से फिक्स एसेट्स मौजूद है। आगे चलते हैं। दूसरा देखें, हाउ कैन फर्म रेज मनी फ्रॉम फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंट, अपनी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जो है, जो करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स कंपनी को रिक्वायर्ड हैं, उनके लिए कंपनी ने पैसा कहाँ कहाँ से रेज करना है। करंट लाइबिलिटीज कौन सी होंगी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी होंगी, लॉन्ग टर्म डेट कर्ज कहाँ से लेना है, और शेयर होल्डर इक्विटी कितनी होगी कंपनी के पास। ये सारी चीजें होंगी इन एसेट्स के लिए। ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है हमारा। अब देखें इसको थोड़ा सा उसने एग्जाम्पल वाइज इलेबोरेट किया कि एक कारोबार के अंदर उसने 70% डेट रखा, 30% इक्विटी रखी। नॉर्मली एक बात ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, लेकिन किसी भी कारोबार के अंदर 50% से ज्यादा डेट की रेशो कभी नहीं होती। अब आगे देखें, नेट वर्किंग कैपिटल की बात हमने की थी, तो करंट एसेट्स में थे, जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता है। मतलब कि कंपनी के ऑपरेशंस को, डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब ये तो बात हो रही थी किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग, किसी भी कारोबार, किसी भी बिजनेस के। अब किस बिजनेस में इसका कितना शेयर होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कौन सा बिजनेस कितना एग्जैजरेट होता है, कितना फलता फूलता है, वो चीजें डिपेंड करती हैं उस बिजनेस की पोजीशन पे, यानी कि उसकी फॉर्म कैसी है। अब देखिए हमारे पास मेजर 3 फॉर्म्स आती हैं किसी बिजनेस की। सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, और कॉर्पोरेशन जिसे कंपनी भी कहा जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। पार्टनरशिप जनरल होती है और लिमिटेड होती है। पाकिस्तान में कोई भी लिमिटेड पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, ना मौजूद है, सब अनलिमिटेड है। ये बेसिकली लिमिटेड और अनलिमिटेड होता क्या है, जो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, लायबिलिटीज होती हैं, उन पर लिमिटेड और अनलिमिटेड कहलाता है। ये लिमिटेड का मतलब होता है कि अगर कंपनी को कारोबार दिवालिया होता है तो कंपनी की लायबिलिटीज मीट करने के लिए सिर्फ वही पैसा दरकार होगा, अवेलेबल होगा, जो कि कंपनी के एसेट्स को सेल आउट करके या कंपनी की इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करके अवेलेबल होगा। अगर वो काम होगा तो कोई भी ऑनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, जबकि सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में जो ऑनर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं। हम थोड़ा सा इनका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लें, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी तीनों के। सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस में आता है इजी टू स्टार्ट, लीस्ट रेगुलेटेड, इसे स्टार्ट करना आसान है, रेगुलेट करना आसान है, ठीक है, एक अकेला बंदा ही इसको चला सकता है, और एक ही दफा इस पर टैक्सेशन होती है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी लाइफ, ऑनर की लाइफ तक है, ऑनर अगर डेथ हो जाती है तो बिजनेस खत्म हो जाता है। इक्विटी लिमिटेड होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और फिर जब इक्विटी लिमिटेड होगी तो फिर अर्निंग को बढ़ाया नहीं जा सकता, एक हद तक सिर्फ इंक्रीज किया जा सकता है। पार्टनरशिप सेम मिलता जुलता है, 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, मैक्सिमम 20 पीपल्स होते हैं। एडवांटेजेस में कैपिटल ज्यादा अवेलेबल होता है, आसान स्टार्ट है,
और इसमें भी इनकम सिंगल टैक्स है। डिसएडवांटेज में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कोई पार्टनर डिसॉल्व मर जाता है या छोड़ के जाता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, तो उसकी भी लाइफ भी लिमिटेड है और इसकी ओनरशिप ट्रांसफर करना मुश्किल है। तीसरी चीज हमारे पास आती है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन बेसिकली क्या है? अब बिजनेस कॉर्पोरेशन में ये एक लीगल एंटिटी होती है जिसे एक से इससे ज्यादा लोग मिलकर बनाते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, चार्टर्ड इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन नेम, इंटेंडेड लाइफ, बिजनेस पर्पस, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारी चीजें, ये टोटल बेसिक 6 चीजें जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं बकायदा। कंपनी का नाम, कंपनी का बिजनेस कि किस इंडस्ट्री में काम करना है, उसके बाद उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा यानी कि सिचुएशन कहाँ है, उसके डायरेक्टर्स के नेम क्या है जिन्होंने कंपनी को चलाना है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड और कंपनी का सरमाया कितना है। टोटल 6 चीजें। दोबारा देख लें। नंबर 1 कंपनी नेम, नंबर 2 कंपनी प्लेस, नंबर 3 इंडस्ट्री कि कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करना है, नंबर 4 डायरेक्टर्स नेम, नंबर 4 लिमिटेड लायबिलिटी एंड नंबर 5 कैपिटल। ये 6 चीजें कंपनी के बकायदा रजिस्टर्ड होती हैं। इसी तौर पर इसको कंपनी का नाम दिया जाता है, कॉर्पोरेशन का नाम दिया जाता है। फिर दूसरी चीज आती है कि कंपनी के अंदर एक वो चीज होती है कि जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है वो डिफरेंट होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, ये कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जबकि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं और कुछ जनरल पब्लिक होती है। इसका मतलब है कि डायरेक्टली जो शेयर होल्डर, जो मालिकान है, वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते बल्कि सिर्फ वो ओनरशिप की हद तक महदूद होते हैं और कंपनी को कंट्रोल करने वाले लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शमूलियत रखते हैं। इसके एडवांटेजेस में अगर आए तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइफ होती है कि कोई ओनरशिप अगर डेथ हो जाती है, छोड़ के जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इजी ट्रांसफर होता है ओनरशिप, किसी को शेयर बेचे जा सकते हैं, सरमाया बढ़ाना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ओनरशिप सेपरेट होना है। फिर इसका सरमाया होता है, उससे ही तकलीफ होती है और वही उस हद तक मेहनत कर सकता है, जिसका सरमाया नहीं है वो उतनी मेहनत नहीं कर सकता। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डुअल टैक्सेशन होती है। एक तो कंपनी टैक्स पे करना है और फिर जो मुनाफा ओनर्स में तकसीम होना है वो भी टैक्स्ड होगा। यानी कि जो डिविडेंड डिवाइड होता है ओनर्स में, उस पर भी ओनर्स दोबारा से टैक्स पे करते हैं। तो इसमें कंपनी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, इसमें डुअल टैक्सेशन होती है। हाँ, इसका गोल एक होता है कि ट्रेडिशनल आंसर इज दैट मैनेजर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन आर ऑब्लाइज्ड टू मेक एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। कंपनी बनाने का मकसद होता है कि जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, जो शेयर होल्डर्स का सरमाया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर जो है, उसका जो बेसिक गोल होता है कि जो वैल्यू ऑफ शेयर है, उसको बढ़ाए। अगले लेक्चर्स में, फ्यूचर लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह शेयर्स पे और उनकी वैल्यू पे प्रॉपर कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। आज तक हमारा लेक्चर यहीं तक क्लोज होगा कि हमने इसके अंदर एक तो फाइनेंस को सीखा कि फाइनेंस बेसिकली क्या है और दूसरा हमने बिजनेस की फॉर्म्स को सीखा। ये हमारा इंट्रोडक्शन था आज के सब्जेक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हम आएंगे, अगले टॉपिक पे बात करेंगे और साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम फाइनेंस को सीखते चले जाएंगे कि फाइनेंस बेसिकली हमें क्या सिखाती है। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।